हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होगे, अच्छे होगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, चल रही है ना? चलो, बढ़िया। चलो बच्चों, इसको पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। आज मैं क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आप लोग अगर इसको चाहो तो एक बार बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि आकृति 6.20 में, यह आकृति 6.20 है, मतलब इसी आकृति की बात हो रही है। डीई जो है वह ओ क्यू के समानांतर है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो बच्चों, ये वाली लाइन है डीई और ये वाली लाइन कौन सी है बच्चों? ओ क्यू। आगे कह रहा है बच्चों कि डीएफ जो है वह ओ आर के समानांतर है। डीएफ जो है वह ओ आर के समानांतर है। तो आपको दिखाना है कि ईएफ और, तो आपको यह प्रूफ करना है कि ईएफ जो है वह क्यू आर के समानांतर होगा। तो ये वाली लाइन हुई ईएफ, ये वाली हुई क्यू आर। यही आपको प्रूफ करना है ना? तो सबसे पहले ऐसे सवालों में जो आपको दिया गया है सिंपल सा एक लाइन में लिख लेंगे। तो आपको दिया है बच्चों, क्या दिया है बोलो? डीएफ जो है वह, डीई जो है वह पैरेलल है किसके? ओ क्यू के। एंड डीएफ जो है बच्चों वह किसके समानांतर है? ओ आर के। ये आपको दिया है, ठीक है। अब बच्चों आपको जो सिद्ध करना है उसको लिखना होता है। तो आपको साफ साफ दिख लिखा है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि ईएफ जो होगा वह समानांतर होना चाहिए किसके? क्यू आर के। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे उत्पत्ति या फिर हल करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे बच्चों आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो। आपको जो दिया गया है उसी आधार पे हमको काम करना होता है। सबसे पहली कंडीशन दिया है कि डीई जो है वह समानांतर है ओ क्यू के। डीई और ए ओ क्यू, अगर मैं इन दोनों रेखाओं को अगर ये समानांतर है एक त्रिभुज में पिरोना चाहूँ तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? पी ओ क्यू बनेगा। तो सबसे पहले लिखना बच्चों त्रिभुज पी ओ क्यू में डीई किसके पैरेलल है? क्यू आर के। इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से मैं सीधा लगा दूं। इसलिए क्या होगा बच्चों? पीई अपान में ई क्यू, पीई अपान में ई क्यू किसके बराबर हो जाएगा? पीडी अपान में बच्चों डीओ के। और ये किससे होगा? बीपीटी, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को ही शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं बच्चों बीपीटी। ठीक है। और इसको बना लेते हैं समीकरण 1। किसी बच्चे को कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं। आसान सा बात है, आसान सा थ्योरम है। आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, काफी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं इस थ्योरम को। चलो, दूसरा आपको दिया गया है बच्चों डीएफ पैरेलल ओ आर। देखो, पहली कंडीशन के हिसाब से मैंने इसको हल कर लिया। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से हल करेंगे। तो डीएफ आपको ओ आर के पैरेलल दिया गया है। और डीएफ और ओ आर को केवल एक त्रिभुज में अगर लाना हो तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? आप लोग बोलो मेरे साथ, पी ओ आर। इसका मतलब अब हम जो बात करेंगे वह किस त्रिभुज में बात करेंगे? त्रिभुज पी ओ आर में, है ना? त्रिभुज पी ओ आर में बच्चों। चलो अभी हम ध्यान समझो। त्रिभुज पी ओ आर में क्या होगा? लगाएंगे बीपीटी तो पीडी, चूंकि ये इसके समानांतर है, यहाँ पे एक लाइन लिख लो, चूंकि डी एफ पैरेलल है किसके? ओ आर के। इसलिए अब यहाँ पे सीधा बीपीटी लग जाएगा। इसलिए क्या होगा बच्चों? पीडी अपान में डीओ बराबर पीएफ अपान में बच्चों एफ आर। किससे होगा बच्चों? बीपीटी से। और इसको बना लेंगे बच्चों समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो थोड़ा सा। समीकरण किसको किसको देखोगे? ध्यान से बोलो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। यहाँ पे है बच्चों पीई अपान में ई क्यू बराबर पीडी अपान में डीओ। यहाँ पे पीडी अपान में डीओ है बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी पीडी अपान डीओ है। और मैं काफी दिन से बता रहा हूँ, जब से चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, किसी भी समीकरण का एक पक्ष अगर बराबर हो तो दूसरा पक्ष बराबर होता है। इसका मतलब यदि मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करूंगा तो मुझे पीई अपान में ई क्यू किसके बराबर मिल जाएगा? पी एफ अपान में एफ आर के। पीई, चलो पहले इसको कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है ना? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बच्चों? अभी मैंने बताया पी अपान में ई क्यू किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ अपान में एफ आर के। होगा? बिल्कुल होगा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों? यहाँ पे देखो पीई अपान में ई क्यू, इधर देखो पीई अपान में ई क्यू, यहाँ पे
बराबर क्या है बच्चों, पी एफ अपान में एफ आर को। आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए। उसका अपोजिट मैंने बताया था, क्या बताया था बच्चों, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। फिर सुनना, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को, अब कौन कौन सी भुजा है, पी क्यू और पी आर को बराबर अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा। ये बराबर अनुपात में किस रेखा के कारण विभाजित हो रही है, पी ई और एफ, इसका मतलब ई एफ के कारण विभाजित हो रही है। बराबर अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होता है, इसका मतलब ई एफ जो है वह किसके समानांतर हो जाएगा, क्यू आर के। देखो यहाँ पे पीई अपान में क्यू, पीई अपान में क्यू बराबर है पी एफ अपान में एफ आर के। इसका मतलब ये समान अनुपात में विभाजित कर रही है, और समान अनुपात में विभाजित करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, यही तो था आधारभूत समानुपातिक विलोम, क्या हो जाएगा बच्चों, ई एफ किसके समानांतर हो जाएगा, क्यू आर के। और यही आपको बच्चों प्रूव भी करना था, ठीक है ना। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था, ठीक है ना। चलो, ये सवाल नंबर 5 था शायद, हाँ 5 ही था। अब चलते हैं बच्चों हम सवाल नंबर 6 पे, देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। आपके सामने है ये, कह रहा है कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी कामा ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि, यहाँ पे आपको 3 कंडीशन दिया गया है। ए बी जो है बच्चों वह पी क्यू के पैरेलल है, ए सी जो है वह पी आर के पैरेलल है, और बच्चों बी सी जो है वह क्यू आर के पैरेलल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं चित्र में ए बी कहाँ है और पी क्यू कहाँ है। तो बच्चों ये ए बी हुआ, ये पी क्यू हुआ। पहले अच्छा, मैं अगर केवल दो रेखाएं बता रहा हूँ समानांतर है, तो आपको फीलिंग आनी चाहिए किस त्रिभुज की बात करेंगे, पी ओ क्यू की। पहले पी ओ क्यू की बात कर लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, ए सी पैरेलल है पी आर के, तो ए सी ये है बच्चों, पी आर ये है। अब यहाँ पे मैं किस त्रिभुज की बात कर लूंगा, आप लोग बताओ, पी ओ आर की बात कर लूंगा। फिर तीसरा कह रहा है बच्चों बी सी जो है वह क्यू आर के पैरेलल है, तो बी सी ये हुआ, क्यू आर ये हुआ। अब हम किस त्रिभुज की बात कर लेंगे, तो बताओ बच्चों, ओ क्यू आर इस त्रिभुज की बात कर लेंगे। इसका मतलब एक बार इसकी बात करेंगे, एक बार इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, एक बार इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक, अच्छा बच्चों ये आपको दर्शाना है, ठीक है ना, तो हमको इसको प्रूफ कर देना है। इसका मतलब हम एक बार इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, एक बार इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपको दिया गया है सबसे पहले आपको उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे दिया है, चलो हमको दिया गया है बच्चों कि ए बी पैरेलल है, ए बी जो पैरेलल है किसके है बच्चों, पी क्यू के। और साथ साथ दिया गया बच्चों की ए सी जो है वह पी आर के पैरेलल है। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब आपको बच्चों सिद्ध करना है, तो उसको हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है बच्चों कि बी सी जो है वह क्यू आर के समानांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। चलो, अब आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो आपको दिया है उस आधार पे बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों दिया गया कि ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू। अब ए बी और पी क्यू को केवल एक त्रिभुज में पिरोने की बात करूं तो कौन सा त्रिभुज मुझे लेना पड़ेगा, तो पी ओ क्यू। तो हल में सबसे पहले लिखोगे बच्चों आप त्रिभुज पी ओ क्यू में, जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं पहले उसको हम इंडिकेट करेंगे। अब आपको क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी क्यू में अगर बात करेंगे तो ए बी जो है वह पी क्यू के समानांतर है, इसलिए इसलिए बच्चों लगाएंगे बीपीटी। अब ये बताओ अगर ये इसके समानांतर है तो पी ए बटे में ए ओ बराबर क्यू बी बटे में बी ओ, यही तो होगा। इसका मतलब पी ए बटे में ए ओ बराबर क्यू बी बटे में ओ बी या बी ओ, बात वही है। किससे होगा बच्चों, यह बीपीटी से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। बात समझ में आई। इसको बनाएंगे समीकरण 1। अरे भाई ये वाली रेखा इसके समानांतर है, तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको और दिया गया है बच्चों, कह रहा है कि ए सी पैरेलल पी आर। यहाँ पे ए सी है और पी आर है। अब आप लोग बोलो अब हम किस त्रिभुज की बात करें, तो आप कहोगे सर पी ओ आर की बात करिए। तो बिल्कुल लिखो त्रिभुज पी ओ आर में क्या समानांतर है बच्चों, ए सी जो है वह किसके समानांतर है, पी आर के। अच्छा ए सी अगर पी आर के समानांतर है बच्चों, तो बताओ बच्चों मैं क्या करूं, सीधा लगाऊं बीपीटी, तो इसका मतलब पी ए अपान में ए ओ,
पी ए अपान में ए ओ किसके बराबर होगा बच्चों? देखो ये बराबर ये बटे ये, है ना? तो यहाँ से मैं ऊपर से आया हूँ तो इधर से भी ऊपर से जाऊंगा, तो सी आर बटे में सी ओ, सी आर बटे में सी ओ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे फिर से वही, इसको ये किससे होगा बच्चों? बीपीटी से। और इसको क्या कर लेंगे बच्चों? बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, बार बार वही काम करना पड़ रहा है, बार बार तुलना करना पड़ रहा है, तो अब तक अपना आपका दिमाग खुद चलना चालू कर देना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे भी ये पी ए अपान ए है, यहाँ पे भी पी ए अपान ए है। अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों समीकरण में एक साइड बराबर है, सिंपल सी बात है, दूसरा साइड बराबर होगा, है ना? तो लिखो बच्चों समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों? क्यू बी बटे में बी ओ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो। सी आर बटे में ओ सी, सी आर बटे में ओ सी। होगा कि नहीं होगा? अरे यार भाई, होगा कि नहीं होगा? अब बोलोगे बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्यू बी बटे में बी ओ कहाँ पे है? क्यू बी बटे में बी कहाँ गया? क्यू बी बटे में बी ओ किसके बराबर है बच्चों? सी आर बटे में सी ओ के। बात वही हुई। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज ओ क्यू आर को, त्रिभुज ओ क्यू आर को, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, त्रिभुज ओ क्यू आर को ध्यान से देखो, तो बच्चों इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। क्यू बी बटे में बी ओ बराबर क्या है? सी आर बटे में सी ओ। चाहे ऐसे बोलो, चाहे इसी बात को पलट के बोलो, तब भी इन दोनों का मतलब सेम ही है। चाहे मैं बोलूं क्यू ओ बी बटे में बी क्यू बराबर ओ सी बटे में क्यू आर, इन दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना? चलो, अब आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करने वाली लाइन तीसरी भुजा के समानांतर होती है, बीपीटी के विलोम से। इसका मतलब क्या है कि बीसी जो है बच्चों किसके समानांतर हो जाएगी? क्यू आर के। बहुत आसान सी बात है, सेम एकदम पहले जैसा सवाल है, तो लिख लेना। अतः बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम क्या कहेगा बच्चों? किसी त्रिभुज की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शायद मेरे बोलने से चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको सिखाना है, ऐसा नहीं कि सवाल बता के निकल जाना। क्या कहता है बीपीटी का विलोम बच्चों? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली लाइन, यही लाइन है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसका मतलब जो बच्चों बीसी होगा किसके समानांतर हो जाएगा? क्यू आर के। और ध्यान से देखो तो आपको यही प्रूव भी करना था, ठीक है ना? चलो, हरा था हरा ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। प्रूव्ड, ठीक है ना? चलो बच्चों, ये था सवाल नंबर आपका शायद 6। अब चलते हैं 7 नंबर पे, देखते हैं क्या है। समझ में आ रहा है ना आप सबको? वेरी गुड। चलो, सवाल नंबर 7 कह रहा है बच्चों की प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। चलो, और यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिया गया है कि आपने कक्षा 9 में ऐसा सिद्ध कर चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक त्रिभुज बनाना है, तो मैं सबसे पहला प्रथम काम करता हूँ, एक त्रिभुज बनाता हूँ। ये आपके सामने मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है? चलो, इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ए बी, और ये क्या हो गया बच्चों? सी। अब आपसे जो कह रहा है बच्चों वही आपको करना है। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है, पहली कंडीशन। दूसरी कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, अब यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों त्रिभुज एबीसी है। मैं मान लेता हूँ कि इस त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी का मध्य बिंदु कोई भी ले लेता हूँ, मैं डी ले लेता हूँ। मान लेते हैं ये मध्य बिंदु क्या है बच्चों? डी। क्या मान लिया? डी। ओ दिख रहा है क्या आपको? इसको मैं डी बना देता हूँ, ठीक है? डी है। कह रहा है कि मध्य बिंदु, हाँ ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी, अब यहाँ से अगर इसके समानांतर में रेखा खींचू ना, तो कह रहा है कि यह एसी को समद्विभाजित करेगा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं खींच के दिखाता हूँ, मैं इसके समानांतर एक रेखा खींच देता हूँ, ये खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ये बीसी थी और इसका नाम डी था, इसको मैं दे देता हूँ ई। तो अब आपको जो दिया गया है वो लिखना है, जो प्रूफ करना है वो लिखना है, फिर चीजें धीरे धीरे आसान अपने आप लगने लगेंगी, ठीक है ना? सबसे पहले आपको दिया गया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है बच्चों त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, यही तो दिया गया है, बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अच्छा बच्चों, बिंदु डी अगर ए बी का मध्य बिंदु है
इसका मतलब जितना लेंथ इसकी होगी उतना ही लेंथ इसकी होगी। इसका मतलब बच्चों AD जो है वह किसके बराबर हो जाएगा? BD के। आसान सी बात है, बिल्कुल आसान। कह रहा है कि मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए। इसका मतलब आपसे कह रहा है दूसरे कंडीशन में कि जो DE है ना बच्चों, वह किसके पैरेलल है? BC के। ये भी आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको बच्चों ये इतनी बातें आपको पता है, इस आधार पे आपको सिद्ध क्या करना है, तो मैं लिख देता हूं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ध्यान से देखो बच्चों आप लोग। यहाँ पे कह रहा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब आपको प्रूफ करना है कि AE जो होगा वह किसके बराबर होगा बच्चों? EC के। ठीक। अब हमको क्या पता है, अब क्या करेंगे बच्चों? हल करेंगे। बिल्कुल हल करेंगे। हल करने के लिए तो हम सवाल लगा रहे हैं चलो, अब बताओ बच्चों, आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखो। त्रिभुज ABC में DE जो है BC के पैरेलल है, लिखना त्रिभुज ABC में डी जो है बच्चों किसके पैरेलल है? BC के। सवाल में दिया गया है, इसलिए अब सीधा लगाएंगे। BPT क्या कहता है? AD अपान में DB किसके बराबर होगा? AE अपान में EC के। होगा या फिर नहीं होगा? आपको फिर लिखना है किससे होगा यह? BPT से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, या फिर थेल्स प्रमेय से। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो तो AD जो है वह BD के बराबर दिया गया है। इसका मतलब AD के स्थान पे अगर मैं चाहूं तो DB लिख सकता हूं। अरे भैया AD DB के बराबर ही तो है, तो जहां पे AD है वहां पे मैं DB लिख सकता हूं। तो लिख देते हैं बिल्कुल। तो DB बटे में DB नीचे पहले से ही है, बराबर AE बटे में EC। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बच्चों। इससे ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, तो 1/1 बराबर AE अपान में EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो AE का 1 के साथ EC का 1 के साथ, तो EC बराबर AE। और यही आपको बच्चों प्रूफ करना था। प्रूव्ड। देखो कितना आसान सवाल है ना, बहुत आसान सवाल है। आपको BPT लगा देना था, सारे सब कुछ आपको दिया ही गया था, कितनी आसानी से हल हो गया। देखो यही आपको प्रूफ करना था, AE बराबर EC। प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है ना? पक्का आ रहा है? चलो नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 8 पे देखते हैं क्या सवाल नंबर 8 कह रहा है बच्चों की प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अब यहाँ पे आपको जो दिया गया है उसको थोड़ा सा आप लोग, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल लैंग्वेज का फर्क फर्क होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है ना। अब यहाँ पे हमको त्रिभुज की एक त्रिभुज बनाना है, उसका मध्य बिंदु लेना है, उसको मिलाने वाली रेखा खींचना है, फिर दिखाना कि ये वाली रेखा इसके समानांतर होगी। समझाता हूँ, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, रिलैक्स होकर चीजों को पढ़ेंगे। चीजें आनी चाहिए, जल्दी खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। देखो ये एक त्रिभुज है बच्चों, है ना। इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ABC। कह रहा है कि त्रिभुज के मध्य बिंदु, अच्छा मान लेते हैं एक भुजा AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं बच्चों D है, और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं E है। ये E मान लेता हूं, और ये क्या मान लेता हूं? D, है ना। कह रहा है कि त्रिभुज को के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अब इसको मिलाने वाली एक रेखा खींच देता हूं। खींच दिया। कह रहा है कि अब आपको प्रूव करना है कि यह रेखा इस रेखा के समानांतर होगी। त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ऐसे सवालों में जो दिया गया है उसको फाइंड आउट करना है ना। आपको दिया गया है क्या बच्चों? AB का मध्य बिंदु D है और AE का मध्य बिंदु E है। त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु है बच्चों D, व AC का मध्य बिंदु E है। अच्छा बच्चों, अगर यह मध्य बिंदु है तो इनका अनुपात बराबर होगा। अरे अनुपात क्या, ये बराबर होंगे, लाइन भी बराबर होगी। अगर डी मध्य बिंदु है तो जितना AD होगा उतना ही DB होगा, अतः AD बराबर DB। व इसी प्रकार बच्चों E अगर मध्य बिंदु है तो AE किसके बराबर होगा? बोलो आप लोग बोलो, AE किसके बराबर होगा? EC के, है ना।
अब आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो जो आपको सिद्ध करना है उसको लिखना होता है सिद्ध करना है। कह रहा है कि तीसरी भुजा के समानांतर होगी, तीसरी भुजा यही है, इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि जो डीई होगा वह किसके समानांतर होगा, बीसी के। क्लियर है? चलो अब इसको हमको बच्चों हल करना है, तो यहाँ पे हल करते हैं। लाल हो गया क्या, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलो सबसे पहले जो आपको दिया गया है उस आधार पे आप लोग बताओ, हमको ये प्रूव करना है, तो हमको देखो ध्यान से देखो, ए डी अपान में डी बी बराबर दिया गया है, और एक कंडीशन और दिया गया है कि ए ई बराबर है, सॉरी सॉरी, ए डी बराबर है डी बी के और ए ई बराबर है ई सी के, ये आपको दिया गया है। तो अगर यहाँ पे बच्चों 1 मिनट के लिए मैं लगाता हूँ बीपीटी, बीपीटी हालांकि तब लगाएंगे जब ये समांतर पता है, लेकिन हमको चेक करना है, मैं 1 मिनट की निकालता हूँ, जो कि ए डी अपान में डी बी बराबर कर देता हूँ ए ई अपान में ई सी के, कर दिया। हाँ अब वो हम अभी हमको नहीं पता है कि बराबर होगा कि नहीं, समानांतर है कि नहीं, अभी मैं अपने मन से इसको कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग बात को समझो, एडी बच्चों किसके बराबर है, डीबी के, तो जहाँ पे एडी है वहां पे मैं डीबी भी लग सकता हूँ, और डीबी तो यहाँ पहले से ही है। एई बच्चों किसके बराबर है, ईसी के, तो जहाँ ए है वहां पे ईसी रख सकता हूँ, ईसी तो यहाँ पहले से ही है। अगर इसको काट दोगे तो इनका एक बराबर क्या गया, एक, इसका मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, बराबर अनुपात बराबर है या फिर नहीं है। और अनुपात तब बराबर होता है जब तीसरी भुजा के समानांतर ये वाली रेखा होगी। बात समझ में आई? लिखना, अतः बीपीटी के विलोम से, अतः बीपीटी के विलोम से क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे दो रेखा है, डीई पैरेलल किसके हो जाएगा, बीसी के, डी पैरेलल बीसी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यही आपको प्रूव करना था। देखो कितना आसान सवाल है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, बहुत मतलब बहुत थोड़ा सा, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो। आपको भी मैंने बताया, मैंने क्या किया, देखो एडी डीबी के बराबर दिया गया था, एई ईसी के बराबर दिया गया था, मैंने अपने मन से एडी अपान डीबी बराबर एई अपान ईसी चेक किया, चेक करने पे दोनों बराबर आ गए, और दोनों बराबर आ गए तो मैंने क्या कह दिया कि ये वाली इसके समानांतर है। किससे, बीपीटी के विलोम से। बीपीटी का विलोम क्या कहता है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा, यही तो रेखा है जो इन दोनों को बराबर अनुपात में बांट रही है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है, इसका मतलब डी जो है वो बीसी के समानांतर प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अच्छा सवाल था। अब शेष दो सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। चलो, आपने बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को समझा, इसके लिए आपको दिल से आभार, थैंक यू सो मच। और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करिए कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, पूरा आ रहा है, वैसे 100% आएगा, गारंटी है, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।